सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निपुण जिंदल है। मैं मिशन निदेशक हूँ नेशनल हेल्थ मिशन। आज मेरे साथ डॉक्टर मलय सरकार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन आईजीएमसी, डॉक्टर अनुपम प्राशर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन आईजीएमसी, और डॉक्टर संजय महाजन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आईजीएमसी शिमला, यहाँ साथ में जुड़े हैं। आज हम पैनल डिस्कशन करेंगे होम आइसोलेशन पे, ताकि जितने हमारे जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन पे इस समय रिकवर हो रहे हैं कोविड के लिए, तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है, उनको क्या क्या दवाइयां लेनी है, क्या क्या मॉनिटरिंग के टूल्स हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ये हमारे जो स्टेट लेवल क्लिनिकल टीम है, उनके अंदर तीनों डॉक्टर्स उसके अंदर शामिल हैं, और ये जो हमारा प्रोटोकॉल है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, वो तय करते हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो पेशेंट्स होम आइसोलेशन पे हो, चाहे वो पेशेंट्स किसी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा इस पैनल डिस्कशन में। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि होम आइसोलेशन जो है वो किन मरीजों के लिए लाभदायक हो सकती है? सर, एक क्लिनिकली असाइन होगा मेडिकल ऑफिसर से माइल्ड पेशेंट जिनको तो जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स है, साथ में फीवर भी हो सकता है, पर जिनको कोई सांस वगैरह नहीं फूल रहा है, जिनकी ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर है, और एसिम्टोमेटिक पेशेंट मीन उनको कोई सिम्टम नहीं है, बट उनको लेबोरेटरी में कोविड कंफर्म हो चुका है एंड उनकी भी ऑक्सीजन लेवल 94% है। तो ये दो कैटेगरी है जिनको हमें होम आइसोलेशन के लिए हम एडवाइस कर सकता है। तो आमतौर पर डॉक्टर साहब हमें क्वेरीज ये भी आती है कि जिनको फीवर है पेशेंट को, क्या उनको होम ज़्यादा फीवर है, 101 102 के आसपास बुखार है, परंतु उनको कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं है और उनकी जो सैचुरेशन है वो 94% से ज़्यादा रह रही है, क्या उनके लिए भी लाभदायक है होम आइसोलेशन? बिल्कुल उनके लिए भी लाभदायक है। जब फीवर शुरू में तो 5 डेज तक हाई ग्रेड रह भी सकता है जी। उसके लिए ट्रीटमेंट भी पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, पर इस जिनको सैचुरेशन 94 से ऊपर है, जिनको सांस नहीं फूल रहा है, उनके लिए होम आइसोलेशन बिल्कुल लाभदायक होगा। ठीक है, सभी दर्शकों के लिए मैं इसको समराइज करना चाहूंगा कि जिन लोगों में जो कोई सिम्टम ना हो कोरोना वायरस का, या फिर जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हो, चाहे फीवर हो उनको, परंतु उनमें कोई सांस लेने में तकलीफ ना हो और ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ज़्यादा हो, तो वो लोग अपने आप को होम आइसोलेशन के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये भी सवाल बहुत दर्शक हमसे पूछते हैं कि जो ये जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, उनको हाइपरटेंशन है, बीपी की तकलीफ रहती है, या जिनको को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कैंसर की कोई दवा ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या होम आइसोलेशन सेफ है? सर, प्रेफरेबली इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट एकदम से होकर गिर सकते हैं। बट ऐसा भी है कि अगर डॉक्टर इसको सर्टिफाई कर दे कि इन लोगों की मॉनिटरिंग अच्छे से घर में हो सकती है, ये अपनी जैसे शुगर मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी SpO2 जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीमीटर है, उसको मैं मैनेज देख सकते हैं अगर, और उसका रिकॉर्ड टेलीफोनिकली मैनेज हो सकता है, डॉक्टर के इन टच रह सकते हैं। और अगर वो 6 मिनट का वॉक टेस्ट रेगुलरली घर में करते रहे, तो अगर 6 मिनट के वॉक टेस्ट में अगर उनकी सैचुरेशन जो है वो 10% से ज़्यादा गिरती है, तो उस सिचुएशन में वो जल्दी से अगर कंटैक्ट करने की हालत में है, तो उनको हम घर में रख सकते हैं। बट इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा, तो उनके लिए प्रेफरेबली इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन रहेगा। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे जो कैंसर की दवा ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, या HIV से पीड़ित हैं, तो उनके लिए होम आइसोलेशन रिकमेंडेड नहीं है, परंतु फिर भी वो होम आइसोलेशन पे रह सकते हैं यदि उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हुई है मेडिकल ऑफिसर से, और वो फर्दर जो अपनी मॉनिटरिंग है एज पर प्रोटोकॉल कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर की आयु वाले लोग हैं, जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जिनको किसी प्रकार की हार्ट की बीमारी है, वो भी होम आइसोलेशन कर सकते हैं यदि उनकी एवेल्युएशन हुई हो मेडिकल ऑफिसर से, और साथ ही साथ उनकी भी मॉनिटरिंग प्रॉपर होम आइसोलेशन पे होती है। डॉक्टर अनुपम, आप हमें ये बताइए कि जो ये प्री रिक्विजिट्स हैं एक होम आइसोलेशन पे पेशेंट को, उनके घर पे कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो सारे क्या है जिससे एक डिसीजन लेने में आसानी हो कि हमें होम आइसोलेशन पे रहना है या फिर हमें आके हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होना है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो पेशेंट है वो इस बात के लिए तैयार हो कि वह अपनी निगरानी खुद करेगा और जो संबंधित अधिकारी को अपनी सूचना देता रहेगा। अगर वो इस बात के लिए तैयार है तभी हमें उसको होम आइसोलेशन में रखना चाहिए।
दूसरा ये है कि उसके घर में एक उसके लिए एक चिन्हित शौचालय और एक अलग से रूम जो है उसके लिए अवेलेबल, उसकी सुविधा उसके घर में होनी चाहिए, तभी हम उसको होम आइसोलेशन के लिए कर पाएंगे। और एक उसकी मदद के लिए 24 घंटे सातों दिन एक घर में ही एक देखभाल करता होना चाहिए, जो कि ये जो कोमॉर्बिडिटीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि उनको कोई हृदय रोग की बीमारी या कोई दमा की बीमारी या डायबिटीज हाइपरटेंशन की बीमारी ना हो। और अगर वो देखभाल करता फीमेल है तो वो एक गर्भवती महिला नहीं होनी चाहिए। ये हमें चीजें ध्यान में रखनी है, तभी हम होम आइसोलेशन के लिए किसी को अलाउ कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट जाना चाहते हैं उनमें उनके घर में अलग से सुविधा होनी चाहिए, अलग बेडरूम होना चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को आइसोलेट कर सकें, और एक कॉमन टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे उनके घर में एक केयर टेकर को जो उनका दायित्व लेने के लिए तैयार हो 24/7 बेसिस पे, पर वो केयर टेकर ना तो कोई बुजुर्ग हो, ना ही उसको कोई कोमॉर्बिडिटी हो, ना ही वो प्रेग्नेंट लेडी हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर सरकार कि जो ये जो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, मॉनिटरिंग, और जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि अपना ध्यान रखें, घर के ऊपर निगरानी स्वयं रखने के लिए कोई तैयार भी होना चाहिए, तो वो क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक होम आइसोलेशन के अंदर जो फॉलो किया जाना चाहिए? सर, हमारी स्टेट ने एक प्रोटोकॉल बनाया जो होम आइसोलेशन के लिए हमें फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। उसमें हम आइवरमेक्टिन टैबलेट पेशेंट को लेना है, 12 mg डोज होगा जो दिन में 2 बार लेना है, और प्रेफरेबली खाना खाने के बाद ले। इसको 5 दिन लेना है। इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट है जो पहले दिन 200 mg शुरू में ले, फिर उसके बाद डे 2 से डे 5 100 mg दिन में 2 बार करके उसको लेना है। ये छोड़ के भी कुछ और ट्रीटमेंट है जैसा विटामिन सी है। डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट करूं, डॉक्सीसाइक्लिन भी क्या खाने के बाद लेना है? सर, डॉक्सीसाइक्लिन भी खाना खाने की बाद लेना है जी। और विटामिन सी इसकी ये छोड़ के भी कुछ और ट्रीटमेंट है जैसा विटामिन सी है 500 mg करके दिन में एक बार लेना है। जिंक है 50 mg डेली लेना है। विटामिन डी भी है, हमने रिकमेंड किया था गाइडलाइन में। ये छोड़ के भी पेशेंट को हाइड्रेशन और फ्लूइड इनटेक ठीक रखना है, सो दैट बॉडी में हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे। और बाकी कुछ इन्फेक्शस कंट्रोल प्रैक्टिस है जो पेशेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो विटामिन डी की बात की गई आपकी, इसकी डोज जरा दर्शकों को प्लीज बता इसमें दीजिए। विटामिन डी डिफरेंट डोजिंग है। जो एक डोज है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, जो वीकली एक सैशे पानी में मिक्स करके पेशेंट ले सकता है। जी। तो ये सारी विटामिन 2 to 3 वीक्स तक पेशेंट ले सकता है। जी। तो पेशेंट जो, और अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को डॉक्टर संजय बुखार आता है, या क्योंकि आमतौर पर जो कोविड के सिम्टम्स हैं उसके अंदर खांसी भी है, खराश भी है, गले के अंदर बदन भी टूटता है, तो उसके अंदर ये तो जो दवाइयाँ होंगी ये एंटीवायरल जो उसके लिए होगी, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए उसको क्या करना चाहिए? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जी, क्योंकि बुखार आता है और शरीर में दर्दें होती हैं, तो उसमें हम जो पैरासीटामोल की टेबलेट है जो 500 मिलीग्राम से लेके 650 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज बुखार है और ज़्यादा दर्दें हैं तो हम 650 मिलीग्राम की दिन में 4 दफ़ा तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर खांसी ज़्यादा हो रही है तो हम स्टीम ले सकते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा। और अगर कुछ बलगम वगैरह आ रहा है तो उसको निकाल के जो है वो हमें बाहर निकालना है, ताकि वो स्क्रीशन अंदर नहीं रहनी चाहिए। और तीसरा, इसमें जब पैरासीटामोल ले रहे हैं तो बहुत पसीना आता है, तो जैसे डॉक्टर सरकार ने कहा कि हमें पानी और लिक्विड हमें ज़्यादा लेने हैं ताकि बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। जी। तो इसमें डॉक्टर साहब, जैसे काफ़ी हमें ये भी पूछा जाता है कि जो गरारे करना भी सजेस्ट किया जाता है यदि किसी को फ्लू होता है या इवन कोविड होता है, तो गरारे के लिए कोई उसमें के अंदर कोई चीज़ डालनी चाहिए गर्म पानी के अंदर, या फिर सिर्फ गर्म पानी के ही गरारे करने अगर हल्का सा नमक डाल सकते हैं, जिसको हल्का सा नमक डाल सकते हैं, या अगर नहीं भी डाल रहे तब भी अगर कोसा या सील गर्म पानी करके उसके गरारे कर सकते हैं। वो एक रिलीफ की सेंसेशन भी देता है, उससे थोड़ा मरीज को इसका भी, और उसको हेल्प करता है कि स्क्रीशंस को भी बाहर निकाल। जी। तो मैं सभी के लिए एक बार समराइज करना चाहूँगा जो ट्रीटमेंट बताई गई है होम आइसोलेशन पे मरीजों द्वारा।
एक तो कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन जो 200 मिलीग्राम जैसे ही डिटेक्शन होती है वैसे ही लेना है आपको। उसके उपरांत 5 दिन के लिए 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद। टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम लेनी है दिन में 2 बार 5 दिन के लिए खाने के बाद। विटामिन सी की 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन के अंदर एक लेनी है। जिंक की टैबलेट 50 मिलीग्राम की या बीकोसूल भी ले सकते हैं दिन में एक बार। जो विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट ये हफ्ते में एक बार लेनी है 2 से 3 सप्ताह के लिए। और यदि कोई अपना बुखार ज़्यादा है तो पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम मैक्सिमम दिन में 4 बार ली जा सकती है। और जो हाइड्रेशन है उसका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। लगातार पानी पीते रहें। जो हमारे तरल पदार्थ हैं जैसे जो जूस है या और चीज़ें हैं उनका भी सेवन करते रहें। और जो सलाइन गार्गल्स हैं थोड़ा सा नमक डाल के सील गर्म पानी के अंदर उसके गरारे, और साथ में जो स्टीम की जो इनहेलेशन है, स्टीम लेने की जो भाप लेने का है वो भी इसके अंदर लाभदायक होगा। डॉक्टर अनुपम, आप हमें ये बताइए कि जैसे जो एक पेशेंट होम आइसोलेशन पे है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर हम यदि बात करें कि संक्रमण का खतरा बाकी लोगों को ना फैले, और घर के अंदर क्या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, किस चीज़ से जो उस बीमार व्यक्ति है उसके बर्तनों को साफ़ किया जाना चाहिए, क्या डिस्पोजेबल यूज़ करने चाहिए, या फिर जो साथ में जिस कमरे के अंदर वो व्यक्ति रह रहा है उस कमरे की सफाई किस पदार्थ से की जानी चाहिए, और यदि वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो उनको जो मास्क का डिस्पोजल है वो किस तरह करना, इन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि जो भी होम आइसोलेशन में हमारा मरीज है उसको हर वक्त एक ट्रिपल लेयर्ड मेडिकल मास्क पहन के रहना चाहिए, और यह मास्क उसको 8 घंटे के बाद बदलना चाहिए। यदि ये मास्क बीच में गंदा हो जाता है या गीला हो जाता है तो उसे पहले भी बदल सकते हैं। और जिस तरह से आपने पूछा कि उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, तो उसको फेंकने से पहले हम उसको एक ताज़ा तैयार किए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल में डुबो के रखेंगे 20 मिनट के लिए, और उसके बाद जब वो कीटाणु रहित हो जाएगा तो उसको डेजिग्नेटेड कूड़ादान में डाल के उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो मरीज है वो अपने ही कमरे में रहे और इधर उधर ना जाए, ताकि वो अन्य सदस्यों को इसका संक्रमण ना हो। और कोशिश रहनी चाहिए मरीज की कि वो किसी भी टेबल टॉप, चेयर, किसी दरवाजे खिड़की को अननेसेसरली टच ना करे, ताकि वो जो बीमारी है वो दूसरों को ना फैले। और वो जो अपने लिए चिन्हित शौचालय का ही प्रयोग करे, और अगर उस शौचालय में उसके पास सीट है और सीट के ऊपर कवर लगाया तो उसको फ्लश करने के टाइम उसको कवर लगा के है, उसके जो अगर देखभाल करता साफ कर रहा है तो वो जो उसके हैं वो ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के ही उसको साफ करे। और इनको हम किसी भी घर में अवेलेबल सोप या डिटर्जेंट से साफ कर सकते हैं। और उसके बाद उसको जो अगर जो घर की जो सतहें हैं, जिस कमरे में मरीज रह रहा है या जिस बाथरूम या शौचालय को मरीज यूज कर रहा है, उसकी सतहों को भी दिन में कम से कम 2 बार हमें उससे डिटर्जेंट या सोप से साफ करना चाहिए। और उसके बाद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, हमने बात की कि जो केयर गिवर है या पेशेंट है उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट ली जानी चाहिए होम आइसोलेशन पेशेंट द्वारा। अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो उस पेशेंट को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और कितने कितने अंतराल पर उसको अपना टेम्परेचर या बाकी जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, इसके ऊपर प्लीज़ बताइए। देखिए, इसमें क्योंकि शुरू में बुखार आएगा, मरीज को ज़्यादातर मरीजों को बुखार होगा, तो उसमें हर 4 से 6 घंटे में बुखार ले सकते हैं। एक चार्ट बना सकते हैं मॉनिटर करने के लिए, उसमें आप एंटर करिए कितना बुखार है, और साथ में आप पल्स ऑक्सीमीटर से देखेंगे, उसमें पल्स भी आ जाएगी और उसमें सैचुरेशन भी आ जाएगी। और इसके अलावा जैसे जैसे कोरोना ठीक होता है, जैसे कोरोना का मर्ज बढ़ता है तो उसमें मरीज को थकान रहती है, उसको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। और जैसे जैसे कोरोना ठीक होने लगता है तो उसमें एक सेंस ऑफ वेल बीइंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये उसको महसूस होता है कि मेरे शरीर में जान आ, मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ। और एक उसको ये देखना है कि उसको 1 मिनट में सांस कितनी बार मरीज ले रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो ये हर 4 से 6 घंटे में लेके एक चार्ट बना के रख सकते हैं। तो इसमें मतलब रेड फ्लैग्स क्या हैं, कब चिंता का विषय है, जब ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन की यदि हम बात करें कि वो गिर रही है तो कब चिंता का विषय है। और आजकल 6 मिनट वॉक टेस्ट की भी बड़ी बात की जा रही है कि भी यदि देखना है कि जो पेशेंट्स डिट्यूरेशन जिनके अंदर हो सकती है तो 6 मिनट वॉक टेस्ट उनको पहले बता देता है। तो इसकी भी प्रक्रिया दर्शकों को एक बार प्लीज बताइए। हाँ जी सर, 6 मिनट वॉक टेस्ट का मतलब ये है कि मरीज को
पहले अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेना है, उसको लिख के रखना, कितना आ गया नोट करना है। उसके बाद वो 6 मिनट तक चलेगा। 6 मिनट में चलने के बाद वो अगर प्रेफरेबली तो थोड़ा ब्रिस्क चलेगा, थोड़ा तेज चलेगा जी। ठीक है। उसके बाद 6 मिनट बाद फिर देखेगा, अगर उसकी सैचुरेशन 94 से नीचे आती है, 94% से, तो ये एक जिसको आप रेड फ्लैग बोलोगे, या ये एक अलर्ट साइन है कि हो सकता है अगर इस मरीज को इस टाइम पे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया तो शायद वो उसके संभावना है कि वो उसके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट एकदम से बढ़ सकती है, जिसमें तो ये एक सबसे सरल और एक जिससे बड़ी जल्दी आप पिक कर सकते हो, उसमें आप समय भी अपना बचा सकते हो, सो दैट कि जब तक आपके मरीज की हालत खराब होगी उससे पहले पहले मरीज जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच सकता है। ये 6 मिनट वॉक टेस्ट दिन में 2 से 3 दफा अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जैसे पहाड़ों में जो है वो समतल एरिया में करना चाहिए या ऊपर नीचे भी जो वॉक टेस्ट है इसको किया जा सकता है? सर पर्पज ये है कि हमें अपने शरीर का ये देखना है कि अगर जैसे कि 40 स्टेप टेस्ट भी करते हैं कि उसमें 40 सीढ़ियां चढ़नी है, 10 सीढ़ियां तो 4 बार चढ़े उतर लेंगे, तब भी पता चल सकता है। तो जो रेड फ्लैग है वो बेसिकली यदि सैचुरेशन 94% से नीचे फॉल करती है नॉर्मली भी या फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद भी, तो जो आपके जो मैप्ड मेडिकल ऑफिसर है उनको इन्फॉर्म कीजिए और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर दाखिले की आवश्यकता पड़े। डॉक्टर अनुपम, आप ये बताइए कि जो होम आइसोलेशन के बाद जो मरीज हैं उन्होंने ट्रीटमेंट ले ली है, वो ठीक हो चुके हैं, उनको डिसकंटिन्यू कब करना है होम आइसोलेशन? जी, होम आइसोलेशन लक्षण आने के 10 दिनों के बाद बंद कर देनी है, जी। या टेस्ट कराने के 10 दिनों के बाद। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो अपने टेस्ट जिस दिन टेस्ट दिया था उसके 10 दिनों के बाद होम आइसोलेशन बंद कर सकते हैं। बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट के 3 दिनों में बुखार ना आया हो, और इसके बाद होम आइसोलेशन के लिए आपको कोई भी सेकेंड टेस्ट कराने या नेगेटिव रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं। तो जो होम आइसोलेशन है वो यदि कोई सिम्टोमेटिक है तो सिम्टम आने के 10 दिन के उपरांत, और यदि कोई एसिम्टोमेटिक है तो टेस्ट करवाने के 10 दिन के उपरांत, और ये शर्त है कि पिछले 3 दिन के अंदर अंदर जो लास्ट के 3 दिन है उसके अंदर कोई फीवर या कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। यदि उनके सिम्टम्स 9वें दिन ठीक होते हैं तो वो 3 दिन और आगे, तो 12 दिन के बाद उनकी होम आइसोलेशन खत्म होगी। डॉक्टर साहब, इस पर काफ़ी चर्चा हो गई है, मैं इसमें आपसे सिर्फ एक लास्ट सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जैसे कि आजकल जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टेट के अंदर बढ़ गई है, और जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कई बार 24 घंटे 48 घंटे के अंदर भी आ रहा है, डिले हो रहा है उसके अंदर, तो उस दौरान पेशेंट को क्या क्या जो एक अगर मान लीजिए कोई जिसको सिम्टम्स हैं उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सर, जिनको सिम्टम है और कोविड की सिम्टम्स जैसा लग रहा है उनको खुद को आइसोलेट करना चाहिए सबसे पहले घर में, वो बाहर ना घूमे, तो इससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांस कम हो जाएंगे। और वो डॉक्टर से एडवाइस ले। हमने ये एडवाइस किया कि जिनको कोविड जैसा सिम्टम्स है, बहुत चांस है कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की, उनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया जाए, जैसा आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सी एंड बाकी जो विटामिन सी, जिंक एंड विटामिन डी, वो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, घर में खुद को आइसोलेट रखे बाकी फैमिली मेंबर से, और बाहर भी ना जाए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली आइसोलेशन मेंटेन करें। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर को कांटेक्ट करें। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब ने कि जो रिपोर्ट जब तक नहीं आई है, ऐसे मरीज जो जिनको लक्षण है कोविड के या फिर जो किसी के कांटेक्ट में आए हैं, हाई रिस्क कांटेक्ट हैं, तो उनको रिपोर्ट का इंतजार करने समय तक आइसोलेट करने की आवश्यकता है अपने आप को, ताकि बाकी लोगों को संक्रमण का खतरा ना रहे। और दूसरी चीज़, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोविड के सिम्टम्स हैं तो उनके अंदर भी जो प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट है जो होम आइसोलेशन के दौरान आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन की बताई गई है, साथ अन्य सप्लीमेंट्स भी हैं, वो शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जो अगर यदि मान लीजिए वो कोविड पॉजिटिव बाद में आते हैं तो उनके अंदर जो वायरस का जो डैमेज होने का जो खतरा है, जो टाइम डिले की वजह से, वो कम से कम रहे और वो जल्दी स्वस्थ हो सके। डॉक्टर साहब, हमने बात की मॉनिटरिंग की, जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो उससे जो सैचुरेशन लेनी है, क्योंकि हमारा रेड फ्लैग भी 94% है, तो क्या हम बता सकते हैं सभी दर्शकों को कि जो ऑक्सीमीटर का प्रयोग है वो कैसे किया जाना है, और उसके अंदर जो ये मात्रा है जो ऑक्सीजन की खून के अंदर, उसको कैसे देखा जाना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पल्स ऑक्सीमीटर को हमें प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए। सबसे पहले आप 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए, और आपकी हाथ अगर ठंड है तो उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए पल्स ऑक्सीमीटर लगाने की पहले। अगर नेल पॉलिश है या फॉल्स नेल्स है उसको रिमूव कर लीजिए,
फिर आप अपना हाथ को हार्ट की लेवल में रखना है। तो इसमें जो मिडिल फिंगर है इसमें आपको पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है। फिर इसमें वेव्स आते हैं, आपको देखना है जो वेव स्टेबल हो गया, इसमें 1 से 2 मिनट लगना है। तो आप तुरंत लगा के बाहर मत कर लीजिए, रिपोर्ट करके 1-2 मिनट उसको वेट कर लीजिए, वेव्स को स्टेबल होने दीजिए। फिर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पल्स को नोट कीजिए। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मली 94 से ऊपर होना चाहिए हमें। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि राइट हैंड की मिडिल फिंगर में जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको लगाना है, और जो आपका नाखून है उस पर किसी भी प्रकार की नेल पॉलिश इत्यादि नहीं होना चाहिए, और कोई फॉल्स नाखून भी नहीं होना चाहिए। पहले किसी चोट की वजह से दोबारा कई बार नाखून जो उबड़ खाबड़ नाखून आता है वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नाखून होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी क्लियर किया है कि किसी मरीज़ को जो ट्रीटमेंट है होम आइसोलेशन पे क्या लेनी चाहिए, परंतु ये भी बहुत देखा जा रहा है कि जो एक ब्लड टेस्ट हैं और एक सीटी स्कैन की बात की जा रही है वो मरीज़ों को कराने की आवश्यकता है। और सेकेंडली, अगर कोई मरीज़ 5 दिन के बाद, जैसे दवाई आपने 5 दिन की बताई है, उसके बाद यदि उसकी हालत में सुधार नहीं होता है तब उसको क्या करना है, क्या किया जाना अपेक्षित है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। सर, जिस पेशेंट को 5 दिन की बाद भी फीवर और खांसी दोनों ही हो रहा है, तो उसमें पहले हमें इनहेल फॉर्म में बुडेसोनाइट अभी रिकमेंडेड हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, उसको हमें यूज करना चाहिए। इसकी डोज थोड़ा हायर साइड में है, 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 बार करके 5 दिन लेना है। प्रेफरेबली इसको इनहेलर की थ्रू से, विद स्पेसर की थ्रू से लेना चाहिए। बट एक चीज बता देता हूँ, ये लेने के बाद हमें तुरंत कुल्ला कर लेना चाहिए, गला साफ कर लेना चाहिए, उससे साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। तो ये सिर्फ उसी पेशेंट के लिए है जो 5 दिन के बाद भी फीवर खांसी हो रहा है। शुरू में ये नहीं लेना है, उससे उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, वायरल की प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाएंगे। तो 5 दिन बाद ही डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही लेना चाहिए। समटाइम्स देखा गया जब 7 दिन के बाद भी पेशेंट को फीवर आ रहे, तो उसमें डॉक्टर की एडवाइस में स्टेरॉइड की टैबलेट लो डोज में हम एडवाइस कर सकता है, जैसा डेक्सामेथासोन टैबलेट या मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट। इन्वेस्टिगेशन जो है होम आइसोलेशन में ऐसा रिक्वायर नहीं है, तो हम अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन ना करें, उससे ट्रीटमेंट में ज्यादा फर्क नहीं होगा। हम आप खुद को मॉनिटर प्रॉपरली करें, जब कोई मॉनिटर में कोई भी पैरामीटर में कोई गड़बड़ आएंगे तो हम तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो रूटीनली इन ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है। सिमिलरली सीटी स्कैन भी होम आइसोलेशन पेशेंट को जरूरी नहीं है। सीटी स्कैन की पर्टिकुलर इंडिकेशन होते हैं, उसी इंडिकेशन में हमें करना चाहिए। सीटी स्कैन की नुकसान भी होते हैं, एक सीटी स्कैन से 300 एक्सरे की रेडिएशन मिलते हैं जो शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकता है। तो मैंने एडवाइस करूंगा कि होम आइसोलेशन पेशेंट में डॉक्टर की बिना एडवाइस में सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए रूटीनली, कोई जरूरी नहीं है, उससे ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। और डॉक्टर, ये रेमडेसिविर का काफी चला हुआ है कि लोगों को लेनी चाहिए, लोगों को ये भी लगता है कि भी घर के अंदर भी रेमडेसिविर का उपयोग किया जा सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेमडेसिविर की जो इफेक्ट होते हैं सिर्फ जिनकी ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है, हल्का सा जो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन चाहिए, उसी कैटेगरी पेशेंट को ही चाहिए। और ये दवाई घर में हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस में हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवाई को यूज करना चाहिए। बिकॉज कुछ ब्लड टेस्ट भी इसकी पहले होना चाहिए जो प्रॉपर सेटिंग में हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो बिल्कुल इस दवाई को हमें घर में रखना भी नहीं चाहिए, जब कोई जरूरी होगा तो हम लगा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में ही होना चाहिए। तो जो 5 दिन से ज्यादा जिनको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं वो इनहेलेशनल बुडेसोनाइड ले सकते हैं 800 मिलीग्राम दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। और यदि सिम्टम्स फिर भी सबसाइड नहीं करते हैं तो वो अपने डॉक्टर से सलाह के उपरांत ही जो ओरल स्टेरॉइड्स हैं उनका कोर्स शुरू कर सकते हैं।
और सीटी स्कैन और इन्वेस्टिगेशंस की तभी ज़रूरत है जब आपको डॉक्टर एडवाइस करें। अपने आप से जो सीटी स्कैन और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके पीछे ना भागें। और रेमडेसिविर का प्रयोग भी जो वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही होना है, घर के अंदर ना अटेम्प्ट करें रेमडेसिविर का प्रयोग, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं जिसकी वजह से जो जान को भी खतरा हो सकता है और अन्य साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रोनिंग की बात आजकल बहुत की जा रही है कि प्रोनिंग से जो है वो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो उसमें वृद्धि होती है और वो लाभदायक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि प्रोनिंग कैसे करनी है और प्रोनिंग के वक्त जो क्या क्या एहतियात बरते जाने हैं जिससे जो लाभ ज़्यादा हो और नुकसान कम हो। सर प्रोनिंग का बेसिक पर्पज ये है क्योंकि ये हमारा जो वायरस है वो जो फेफड़े हैं उनके निचले भाग को ज़्यादा नुकसान करता है, और वो भाग ऐसा है जिसमें हम जब नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो शायद वहाँ तक हवा नहीं पहुँचती है। तो इसके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी पोजीशन करना पड़ता है बॉडी को, और ऐसी तरीके से सांस लेना पड़ता है ताकि शरीर के जो लंग्स के सबसे नीचे फेफड़े के हिस्से हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचे। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड पोजीशन है उसमें वो बोलते हैं कि जी एक तो खाना खाने के आधा घंटा बाद जो है आपको पेट के बल लेटना है, और इसमें आप ये भी देखें कि आपको अपना वो जो है वो पॉस्चर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो एक तो उसमें आपको पिल्लो रख सकते हैं पेट के नीचे, छाती पे पिल्लो नहीं रखना है, छाती को आपने फ्री रखना है ताकि छाती में आपकी मूवमेंट हो सके। और जो आपके दोनों कोनियाँ हैं, कोनियों के नीचे भी अगर कुशन हो तो उससे जो है वो एक अच्छी पोजीशन बनेगी, और इसमें आप जो है वो लेट के सांस ले सकते हैं। अगर लंबा सांस ले सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, छाती पूरी फैला के। और फिर आधा घंटा इस पोजीशन में रहने के बाद फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, बाईं तरफ को लेट के एक तरफ को, और उसके बाद आप पीठ के बल लेट सकते हैं आधा घंटा, और फिर दाईं तरफ को ऐसे ही लेट सकते हैं। और इसमें आप कोशिश करते हैं कि लंबा सांस लें, और अगर खांसी करके अंदर से सिक्रीशन निकाल सकते हैं तो वो हेल्प करता है। और जो मरीज ऐसा कर ज़्यादा देर तक कर सकते हैं उनके लिए फिर और भी अच्छा पोजीशन ये होगा कि वो कोहनी के बल लेट के और पेट के बल लेट के छाती को फ्री करते हैं, तो लंबा सांस लेके खांसी करें ताकि अंदर से जो है वो सिक्रीशंस भी निकल जाएंगी, और जो सबसे नीचे का हिस्सा है फेफड़ों का वहां तक अगर हवा पहुंचेगी तो आपकी सैचुरेशन में बहुत अंतर आता है, और शायद ये अंतर आपको बचा सकता है हॉस्पिटल में ले जाने से। ये इस प्रोनिंग का इतना महत्व है कि अगर ये आप दिन में 2 से 3 दफा कर सकते हैं तो शायद आपको हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। और ये डॉक्टर साहब, ये जैसे प्राणायाम या योगा वगैरह है, इसका भी इफेक्ट रहेगा अपना यदि हम ऑक्सीजनेशन की बात करें तो इससे भी फायदा होगा? जी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी लंबी एक्सरसाइज है जिसमें फेफड़ों में सांस अंदर तक जा सकता है तो वो इसमें हेल्प करती है प्राणायाम की। ये तो सिर्फ ना कोविड के दौरान, और बड़े सारे मरीज हैं जो जिनको कोविड हुआ है, हॉस्पिटल में दाखिल रहे हैं, उसके बाद भी जब वो जाते हैं तो उनकी सैचुरेशन में जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल आती है। बट अगर हम ये प्राणायाम और कुछ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती हैं जो आजकल यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप किसी भी चेस्ट या कोविड की साइट पे जाके एक्सरसाइजेस देख सकते हैं, और उसमें जो है वो बढ़ोतरी होती है और रिकवरी जल्दी होती है। जी, तो सभी जो हमारे होम आइसोलेशन पे हमारे भाई बहन जो हैं वो लगातार प्रोनिंग और जो प्राणायाम और योगा करते रहें। इससे आपका जो फिजिकल इम्प्रूवमेंट तो होगी, आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा इससे। डॉक्टर अनुपम, आप ये बताइए कि जो ये केयर गिवर्स होते हैं, जो तीमारदार हैं, जो मरीज होम आइसोलेशन पे हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उनको क्या कोई दवाई उनको भी लेनी चाहिए? जैसे हमने होम आइसोलेशन के पेशेंट्स के लिए बात की है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो देखभाल करता है उसे मरीज की देखभाल करते समय हमेशा एक ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनना चाहिए और डिस्पोजेबल ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी मरीज के छींक, थूक या लार के डायरेक्ट संपर्क में ना आए। और उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो अपने हाथ, नाक या मुंह को छूना है तो उसे पहले साफ करे, फिर उसके बाद ही अपने नाक, मुंह या आंख को छुए। और खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद
उसको अपने हाथ धोने चाहिए। और इसी तरह से जब वो डिस्पोजेबल ग्लव्स जो उसने पहने उनको उतारने से पहले और उतारने के बाद भी उसको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। और जो जब उसने अपने मरीज को जो खाना देना है, जो उसका भोजन देना, उसको उसी के कमरे में दे और भोजन देने के समय उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तब भी ना आए। जी। और जो उसके भोजन के बर्तन हैं उनको साफ करने के लिए, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके लिए उनको डिटर्जेंट या कोई भी घर में अवेलेबल सोप है उसको यूज़ करना चाहिए। और ये घर की सतहों वगैरह को भी साफ रखना चाहिए। और इस बात का जो देखभालकर्ता का जो एक मुख्य लक्षण रखा गया है कि वो इस बात का ध्यान दे कि जो मरीज है वो नियमित रूप से दवाई खाता रहे और इसके डॉक्टर के निर्देशों का पालन करे। तो यह उसका देखभाल करना जरूरी है। जी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि उसको अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी करनी चाहिए। अगर मान लो हो सकता है कि वो संपर्क में आने से अगर उसको सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं तो वो इस बात के लिए भी अवेयर रहे कि अगर उसको सिम्टम्स आते हैं तो उसको भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। और एक आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें और उसको यूज करें। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे केयर गिवर्स हैं, जो तीमारदार हैं, उनके लिए भी कोई दवाई प्रिस्क्राइब की जा सकती है ताकि उनको इन्फेक्शन कैच करने का जो खतरा है वो कम हो जाए? सर उन जो केयर गिवर है वो भी हाई रिस्क में ही रहते हैं, तो उनको जैसा मैडम ने बताया सारी प्रोटेक्शन फॉलो करना चाहिए। वो छोड़ के भी केमोप्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट है, ये 400 mg की टैबलेट दिन में 2 बार लेना पहले दिन, उसके बाद हर हफ्ता में 400 mg की एक टैबलेट लेना, ऐसा 3 हफ्ता टोटल लेना है जी। तो ये दवाई ऐसा लेने में उनको इन्फेक्शन से बचने की संभावना बहुत ज्यादा हो। सभी लोग ध्यान दें कि जो आपके केयर गिवर्स हैं वो सबसे पहले तो दे शुड नॉट बी हैविंग सम कोमॉर्बिडिटी। उनको बीपी नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बुजुर्ग नहीं होने चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए। और जब वो अपने घर के अंदर होम आइसोलेटेड पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं तो अपना ध्यान भी रखें। यदि उनको भी कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के उपरांत जो ट्रीटमेंट है उसको शुरू करें। और साथ ही साथ इन्फेक्शन के डर को कम करने के लिए वो कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की है, जो डोज डॉक्टर साहब ने बताई है, उसको भी शुरू करें ताकि उनका इन्फेक्शन कैच करने का खतरा जो है वो कम से कम रहे। इसके अतिरिक्त मैं सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि आपके जो मैप्ड मेडिकल ऑफिसर हैं उनके निरंतर संपर्क में रहें। और यदि आप चिकित्सक का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो ई संजीवनी ओपीडी नाम की एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें। उसके अंदर एक जो आप चिकित्सक का परामर्श है वीडियो कॉल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और आपको ई प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट होती है उसके अंदर, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 104 कॉल सेंटर के ऊपर भी आप कॉल करके अपनी कोई जो किसी स्थिति के बारे में आपको अवगत कराना है तो वो भी करवाया जा सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आज की जो ये पैनल डिस्कशन की वीडियो है इससे सभी लोग जो होम आइसोलेशन पे हैं उनको जल्दी स्वस्थ होने पर मदद मिलेगी। और मैं हमारी जो क्लिनिकल टीम है डॉक्टर संजय, डॉक्टर अनुपम और डॉक्टर मलय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज इस पैनल डिस्कशन में शामिल हुए और जो बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों के लिए साझा की, और जिससे मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये लाभदायक होगा हमारे जितने लोग होम आइसोलेशन पर रिकवर कर रहे हैं। धन्यवाद।